नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त कृष्णा। दोस्तों, आज हम प्याज की फसल के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। प्रॉपर प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक। कई सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिनमें प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, बहुत सारे राष्ट्र हैं। केवल भारत में ही नहीं, आप साउथ कंट्री देखो या पूरे जो ऑस्ट्रेलियन कंट्री है उसमें भी, या बांग्लादेश होगा, ऐसी कंट्री में आप प्याज खेती कर रहे हो। लेकिन जो हमारा प्रॉपर उत्पादन है प्याज का, वो मैंने कई किसान ऐसे देखे हैं कि केवल 10 या 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हैं। और कई कैसे ऐसे ऐसे भी किसान मैंने देखे हैं जो कि 25 या 30 टन तक प्रति एकड़ के हिसाब से भी उत्पादन लेते हैं। जो हमारा आज मेनली मोटिव है, जो हमने शेड्यूल प्रॉपर प्रिपेयर किया है, उसमें किसान को कम खर्चा में ज्यादा उत्पादन कैसा मिले, ऐसे हमने प्रॉपर शेड्यूल तैयार किया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का जो पूरा सब्जेक्ट है वो है प्याज की रोपाई से हार्वेस्टिंग तक पूरी जानकारी। प्याज की फसल का बहुत सारा महत्व डेली लाइफ में है। जैसे कि देखो, मानव आहार में इसका सामान्य महत्व है। हर कौन सी भी सब्जी लो, हर सब्जी में हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही प्याज की खेती से अच्छी कमाई मिल सकती है। अगर आप स्टोर कर रहे हो प्याज, तो जहां मार्केट अच्छा मिलेगा, जहां मार्केट बढ़ जाता है, वहां हम प्याज निकाल के प्रॉपर मार्केट में ले सकते हैं और उसका जो हमारा उत्पादन है वो बढ़ जाता है। प्याज में जो पोषक तत्व है, देखो, जैसे कि कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है और कई सारे विटामिन भी है। भारत और विदेशी कंट्री में इसकी ज्यादा मांग अभी शुरू हो गई है। बहुत सारे हमने ऐसे एक्सपोर्टर देखे कि जो प्याज का जो उत्पादन है उससे ज्यादा पैसे निकाल रहे हैं। बहुत सारे एक्सपोर्टर प्याज की फसल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों, आगे का जो हमारा जो प्रॉपर है, कौन कौन से सब्जेक्ट आज हम इस जो सेशन है उस सेशन में लेने वाले हैं, उसमें पहला जो है वो है जमीन या खेती कौन से मौसम में, कौन से मिट्टी में आप प्याज की फसल का प्लांटेशन कर सकते हो। वैसे ही प्याज खेती में कौन कौन से न्यूट्रिशन हमें जरूरी है, जो अच्छे उत्पादन लेने के लिए फसल में कौन कौन से न्यूट्रिशन हमें जरूरी है, और जो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कौन सी वैरायटी का उत्पादन अच्छा है, कौन सी वैरायटी हम प्लान कर सकते हैं, ये जो है तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा है प्याज नर्सरी, जो हम सीडलिंग तैयार करते हैं, सीडलिंग हम कैसे तैयार कर सकते हैं, ये हमारा चौथा मुद्दा है। सीडलिंग के बाद हमें रिप्लांटेशन, ये आखिरी जो हमने मुद्दा रखा है, रिप्लांटेशन। उसके बाद है खाद का इस्तेमाल, कौन कौन सी खाद हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। उससे आगे है छिड़काव, स्प्रे मैनेजमेंट हमें कैसे रखने चाहिए। और उससे आगे है प्रमुख रोग, और जो लास्ट का मुद्दा हमने रखा है वो है स्टोरेज। दोस्तों, ऐसे पूरे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है प्याज की खेती का मौसम, कब हम प्याज की खेती प्लांटेशन कर सकते हैं, ये पहला मुद्दा हमने रखा है। देखो, खरीफ, अगर आप प्याज की खेती खरीफ में इस्तेमाल कर रहे हो, अर्ली में, तो आप मई और जून में प्लांटेशन कर रहे हो, तो वह लाल प्याज जो हमने देखा है, लाल प्याज कई सारे किसान ये करते हैं, उसका नर्सरी में सीडलिंग तैयार करने के लिए हमें 45 to 50 डेज लगते हैं। और उसका रिप्लांटेशन हम जून और अगस्त महीने में करते हैं। उसकी कटाई अगर हम जून और अगस्त महीने में प्लांटेशन करें तो उसकी कटाई जो है सितंबर अक्टूबर महीने में आ जाती है। वैसे ही रब्बी वाला जो गुलाबी कलर का प्याज है वो रहता है, उसका जो हम नर्सरी प्लानिंग है अगस्त और सितंबर में करते हैं। उसको 15 to 55 डेज हमें प्रॉपर सीडलिंग तैयार करने के लिए रखते हैं। उसका रिप्लांटेशन हम सितंबर और अक्टूबर महीने में करते हैं। उसकी जो कटाई है दोस्तों, वो आती है नवंबर और दिसंबर महीने में।
वैसे ही हमारा गर्मी वाला है, गर्मी का हम अक्टूबर नवंबर, कई सारे किसान दिसंबर और जनवरी महीने में भी करते हैं। ये जो है गर्मी का, अब मौसम के हिसाब से हम प्लांटेशन करते हैं। देखो अगर ठंड ज्यादा हो गई तो कई सारे किसान जो प्लांटेशन करते हैं वो थोड़ा लेट भी करते हैं, क्योंकि ठंड में जो हमें फॉग या कई सारी समस्या आती है, उसका स्प्रे ज्यादा लगता है तो खर्च ज्यादा हो जाता है। इसलिए कई सारे किसान जो है गर्मी के मौसम में प्लांटेशन करने वाले जो किसान हैं वो दिसंबर जनवरी महीने में भी प्लांटेशन करते हैं। अगर आप अक्टूबर नवंबर में प्लांटेशन कर रहे हो तो सीडलिंग तैयार के लिए उतने ही दिन लगते हैं जितने रबी हंगाम में लगते हैं। रीप्लांटेशन हम दिसंबर जनवरी में करते हैं और हार्वेस्टिंग के लिए दिसंबर जनवरी में आप प्लांटेशन कर रहे हो तो हार्वेस्टिंग के लिए मार्च अप्रैल महीने में आ जाता है। दोस्तों ये हमने देखी कौन कौन से मौसम में हम प्याज फसल का प्लांटेशन कर सकते हैं। आगे का जो हमारा जो पॉइंट है वैरायटीज। देखो अगर आप आपकी खेत में प्रॉपर वैरायटीज प्लान नहीं कर रहे हो तो आपका उत्पादन प्रॉपर नहीं मिलता है। जान लो, हर जो वैरायटी है हर वैरायटी का कैरेक्टर अलग अलग होता है। हर वैरायटी का, आप मान लो कि जो आपकी लोकल वैरायटीज है, लोकल वैरायटी का अलग अलग कैरेक्टर होता है, उसका रंग अच्छा होगा, उसका आकार अच्छा होगा, लेकिन जो एवरेज है, एवरेज थोड़ा बहुत कम हो सकता है। कई सारे ऐसी वैरायटीज है उसका रंग कम होता है लेकिन उत्पादन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसी कई सारी वैरायटीज है, लेकिन थोड़ा बहुत क्राइटेरिया हमने यहाँ रखा है कि वैरायटी जो हम चुनाव कर रहे हो तो उस वैरायटी का चयन करते समय हमें कौन कौन से मुद्दे ध्यान में रखने हैं। उसमें पहला जो है गोलाकार। देखो जो हमने जो पहला जो मुद्दा रखा है उसमें है शेप या साइज कैसी हो प्याज की। आपका प्याज गोल होना चाहिए, ज्यादा बड़ी भी साइज नहीं होनी चाहिए, मीडियम होना चाहिए, जिसलिए यानी कि हम स्टोर अच्छा कर सके, एक्सपोर्ट के लिए अच्छा दे सके। मीडियम साइज का प्याज होना चाहिए जो कि हमें स्टोर के लिए अच्छा, और उसकी जो हमने आगे का मुद्दा रखा है तीखापन, खाद, उसका जो स्वाद है वो स्वाद मीडियम से लेके अधिक तीखा होना चाहिए। आगे का मुद्दा है जो वैरायटी हम चॉइस कर रहे हैं वो उत्पादन के लिए उत्पादन अच्छी दे। और स्टोरेज, लास्ट का जो मुद्दा है हमने वो रखा है स्टोरेज। देखो अगर जो प्याज है अगर वो स्टोरेज में प्रॉपर नहीं रही तो प्याज बहुत सारा खराब हो जाता है और वहां हमारा उत्पादन बहुत कम हो जाता है। स्टोरेज में 50% से भी ज्यादा हमारा प्याज है वो खराब होता है। इसलिए हमें वैरायटी चूज करते समय ध्यान में रखना है कि जो हमारी वैरायटी है वो स्टोरेज में जो हमारा प्याज है वो प्रॉपर रहे। आगे का जो मुद्दा है दोस्तों वो है बीज चयन करते समय महत्वपूर्ण बातें। देखो हम कौन सी भी वैरायटी ले, जो बेला का सीड हो गया, एलोरा का हो गया, पंचगंगा हो गया, ये जो मैं वैरायटीज बता रहा हूं ये महाराष्ट्र में ग्रो करने वाली वैरायटीज है। ऐसी कई सारी वैरायटीज हम देखते हैं लोकल या जो हमारे यहाँ सर्टिफाइड सीड देने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी वैरायटी देखते हैं। लेकिन जो उसका जो सर्टिफाइड है उसके ऊपर हमें ये बातें बहुत ध्यान में रखनी है कि पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वैरायटीज नेम। वैरायटी का नाम क्या है, उसकी जेनेरिक प्योरिटी कैसी है, वो स्ट्रेसेबल क्लाइमेट में ग्रो कर सकता है क्या नहीं वो सीड, उसकी जेनेरिक प्योरिटी, उसकी फिजिकल प्योरिटी कैसी है, जर्मिनेशन परसेंटेज उसका कितना है, वो जो सीड है वो किस तारीख को पैकिंग की गई है, उसका प्रॉपर वेट कितना है, जो पाउच है पाउच को छोड़कर नेट वेट उसका कितना है, उसका प्रोड्यूसर का नाम, जो बी जिसने तैयार किया है, सीड्स जिसने तैयार किया है उसका क्या नाम है, और उस बीज को पैकिंग करते समय ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रीटमेंट क्या की गई है। ये हमारा लास्ट पॉइंट। वो जो आप सीड जो लेते हैं पैकिंग सीड का
उसका वैरायटी का, उसमें ये पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। आगे का जो है दोस्तों, मिट्टी। किसी भी फसल में अगर आपको उत्पादन अच्छा चाहिए हो तो मिट्टी अच्छी होनी बहुत ही जरूरी है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो कौन से भी फसल आपको उत्पादन नहीं दे सकती। ऐसे ही प्याज फसल के लिए देखा जाए तो हर प्रकार के मिट्टी में प्याज आता है, लेकिन उत्पादन लेने के लिए आपको अगर सॉइल मिट्टी अच्छी हो तो आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। देखो, प्याज अच्छा ग्रो करने के लिए मिट्टी जो है वो है मध्यम काली और अच्छी जल निचरा वाली उपजाऊ मिट्टी का आपको उपजाऊ मिट्टी में आपको प्लानिंग करना चाहिए। मिट्टी का जो पीएच है वो पीएच है 6 से 7.5 तक आपके मिट्टी का पीएच होना चाहिए। उसका जो कार्बन है जिसे हम जैविक कार्बन कहते हैं, ओसी ऑर्गेनिक कार्बन, वो आप कम से कम 1 होना चाहिए। हमारा जो प्रोडक्शन है, मैंने बोला है कि हमें प्रोडक्शन 30 टन तक लेना है। 30 टन तक उत्पादन लेने के लिए हमें अपने मिट्टी का जो कार्बन है वो 1%, कम से कम 1% होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे किसानों के जो ऑर्गेनिक कार्बन का जो है वो 0.5 से 0.6 के बीच में है, बहुत ही कम है दोस्तों। हर फसल के लिए जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन है वो अच्छा होना चाहिए। उसमें सावधानी कौन सी बरते कि कौन सी मिट्टी में प्लांटेशन नहीं करना चाहिए। देखो, खारी मिट्टी में जहां साल्ट ज्यादा है, अम्लीय मिट्टी में या चूने वाली मिट्टी में जहां कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, वहां प्याज की फसल नहीं करनी चाहिए। वहां उत्पादन भी अच्छा नहीं मिलता है। देखो, जो फसल है हमारी वो वेजिटेटिव ग्रोथ में भी पीली पड़ जाती है, क्योंकि वहां न्यूट्रिशन जो अपटेक रेशियो है वो बहुत ही कम होता है। आपका जो खेती है, खेती में हर मिट्टी के जो हमने देखे पीएच, एनपीके, हमें मालूम है उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट, उसमें ही सीएन रेशो, उसमें ही जो हमारा ओसी कैसा है, ये पूरी जानकारी लेने के लिए हमें हमारे मिट्टी की सॉइल टेस्ट जिसे हम कहते हैं मिट्टी परीक्षण करना बहुत जरूरी है। मिट्टी परीक्षण का जब हम बोलते हैं कि मिट्टी परीक्षण करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? देखो, जब हम मिट्टी परीक्षण करते हैं तो मिट्टी परीक्षण के बाद ही हमें पता चलता है कि मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिशन अच्छे हैं और कौन से न्यूट्रिशन नहीं है, कौन से ज्यादा है। उसके हिसाब से हम बेसल डोज या जो भी फर्टिलाइजर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, कौन सी फसल का भी प्लानिंग करते समय हमें हमारे मिट्टी की जानकारी होनी जरूरी है। इसलिए आप मिट्टी परीक्षण कीजिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिशन तत्व है। आगे का हमने पॉइंट रखा है कि माटी परीक्षण कहाँ करें। देखो, मैंने तो कह दिया कि हमें मिट्टी परीक्षण करनी चाहिए, लेकिन कौन से लेबोरेटरी में हमें मिट्टी परीक्षण करनी चाहिए ये भी जरूरी है। देखिए, गवर्नमेंट से जो हमें अप्रूवल मिलता है हर लेबोरेटरी को, वो अप्रूवल होने वाली या जिस लेबोरेटरी में अप्रूवल है उसी लेबोरेटरी में आपको मिट्टी का परीक्षण करना चाहिए। हमारी जो एबीआरडी की जो लैब है वहां भी आप मिट्टी के सैंपल भेजकर आपकी मिट्टी का परीक्षण कर सकते हो। ये जो नीचे नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आपकी मिट्टी का जो है सॉइल टेस्ट कर सकते हो। आगे का है दोस्तों, प्याज की फसल में पोषक तत्वों का महत्व। देखो, अगर आपकी मिट्टी में कौन सा भी एक पोषक तत्व कम पड़ जाए तो आपका प्याज का उत्पादन बहुत ही अच्छा निकलेगा, ऐसा नहीं है। आपको मालूम है कि जो प्रमुख अन्नद्रव्य है वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और पोटैश। लेकिन उससे भी जो हमें नेचुरली जो
न्यूट्रिशन मिलते हैं उसमें है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन है। लेकिन हमारे मिट्टी में एनपीके अच्छे हो तो भी प्याज की फसल अच्छी निकल सकती है, क्योंकि प्याज की फसल को पोटैश की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। दूसरा है सेकेंडरी न्यूट्रिशन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और एक उसमें ऐड किया गया है वो है सिलिकॉन, और एक सिलिकॉन जो है वो ऐड किया है। और ये जो हम देख रहे हैं जिंक, फेरस, बोरान, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकेल, ये जो है ये सेकेंडरी न्यूट्रिशन है। ये थोड़े बहुत कम पड़ जाए तो भी आपकी फसल आ सकती है। लेकिन अगर कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, सल्फर नहीं है और सिलिकॉन नहीं है, उसमें ही नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है और पोटैश कम है, तो आपकी फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा नहीं निकलेगा। प्याज की फसल का जो हम कहते हैं फोटोन सिंथेसिस एक्टिविटी के लिए सिलिकॉन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें सिलिकॉन का इस्तेमाल बेसल डोज में या स्प्रे करते समय बहुत ही ज्यादा करना चाहिए। जो हमारा आगे का जो पॉइंट है दोस्तों वो है प्याज की नर्सरी। जो हम सीडलिंग है वो सीडलिंग कैसे तैयार कर सकते हैं। देखो, प्याज की बीज की मात्रा हमें 1 एकड़ के हिसाब से कितनी लेनी चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। और अगर हम प्याज खेती का प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरे 1 एकड़ खेत में कितने सीडलिंग लगेंगे, ये 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है अच्छे उत्पादन के लिए। तो बीज देखिए, प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीज डालनी चाहिए नर्सरी के लिए। बीज अच्छे निकले, सीडलिंग अच्छे बने तो आपको प्रति एकड़ 3 लाख रोप प्रति एकड़ प्लांटेशन करनी चाहिए। यही गलती हर किसान कर रहा है। देखो, कम से कम 2.5 या 3 लाख तक रोपे जो सीडलिंग्स है वो हमें चाहिए, लेकिन यह किसान 1 या 1.5 लाख ही सीडलिंग है वो प्लांटेशन या प्लानिंग कर रहा है। जो हमारे लेबर जो है वो प्लांटेशन करते समय जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा ले लेते हैं। इसकी वजह से हमें जो सीडलिंग है वो प्रॉपर हमारे फील्ड में 1 एकड़ में बहुत ही कम लगती है, और उसका हमें साइड इफेक्ट जो है हमारा उत्पादन सिर्फ अभी 10 से 20 टन प्रति एकड़ निकल रहा है। ये बात जान लो। हमें सीडलिंग अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तभी हमारा उत्पादन अच्छा निकलेगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं प्रॉपर सीडलिंग आप प्लांटेशन करो, आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा निकलेगा। जो आगे का मुद्दा है सीड ट्रीटमेंट। देखो, अगर कोई भी बीज हम प्लानिंग कर रहे हो, क्योंकि कई सारे किसान खुद बीज तैयार करते हैं ओनियन के और वही इस्तेमाल करते हैं सीडलिंग तैयार करने के लिए। लेकिन अगर आप जो भी बीज आप तैयार कर रहे हो वो किसी भी डिसीज से अगर इन्फेक्टेड होगा तो वही डिसीज आपके प्याज को लग सकता है। इसीलिए पूरी सीड ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करनी बहुत ही जरूरी है। हमने यहां देखो डॉक्टर बैक्टोज कॉम्बो 4K 10 ग्राम प्रति किलो और डॉक्टर डर्मस 4K 10 ग्राम प्रति किलो, इस हिसाब से हमने सीड ट्रीटमेंट दी है। ऐसे आप सीड ट्रीटमेंट करोगे तो आपका जो सीडलिंग्स है वो प्रॉपर तैयार हो गए, वो किसी भी हम जिसे कहते हैं डिसीज फ्री आपके सीडलिंग तैयार हो सकते हैं। ऐसी आप अगर सीड ट्रीटमेंट करें तो कई किसान हमने देखे कि वो कार्बनडाइजियम, प्रोपिनेब, जाइरेम इस ऐसे फफूंदीनाशक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, अगर आप जैविक से आपकी सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी जो सीड है वो प्रॉपर ग्रो होगी और सीडलिंग अच्छे तैयार हो जाएंगे। आगे का मुद्दा है हमने रखा है प्याज की नर्सरी। देखो, प्याज की नर्सरी तैयार करते समय आपको
प्रॉपर जो हमारी मिट्टी है या खेत है, खेत के अनुसार एवं सिंचन के अनुसार हमें हमें अपना बेड है वो प्रॉपर तैयार करना है। अगर आप बेड तैयार कर रहे हो या फ्लैट जो बेड है वो तैयार कर रहे हो, कौन सी भी जो हम पद्धत इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर सीडलिंग ग्रो करने के लिए, वो हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही करना है। हमने देखा है कि भूमि या सिंचन के अनुसार हम बेड या जो हम रिजेज और फरोस तैयार करते हैं वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सिंचन करते समय जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, दो सिंचनों के बीच का जो अंतर है वो हमें अच्छी तरह से रखना चाहिए। अगर सीडलिंग जो है उसको पानी ज्यादा हो गया तो सीडलिंग खराब बहुत जल्दी हो जाती है, और जब एक्चुअल हम फील्ड में प्लांटेशन कर रहे हो तो बहुत ही कम सीडलिंग हमारे हाथ में आते हैं। आगे का मुद्दा है, सीडलिंग तैयार हो चुके हैं और हमें उसको निकाल के एक्चुअल फील्ड में लगाना है, तो कम से कम 2 दिन पहले आप ये जो सीडलिंग के लिए पानी दे। इसकी वजह से क्या होगा कि सीडलिंग निकालने के लिए अच्छे आएंगे, उसकी जो हम कहते हैं कि सीडलिंग बीच में से टूटेगा नहीं, और एक्चुअल फील्ड में हमें प्लानिंग करने के लिए जो सीडलिंग है उनकी जो प्रॉपर संख्या मैंने बताई वो प्रॉपर रहेंगी। देखो, एक मुद्दा यहाँ रह गया है, प्रॉपर जो हम बेड तैयार कर रहे हैं या हम जिसे वाफा कहते हैं, वो वाफा की जो दूरी है वो अच्छी होनी चाहिए। वो वाफे की जो दूरी या लंबाई हम जिसे कहते हैं, उस लंबाई है वो हमें रखनी चाहिए 20 फीट तक रखे। और जो दूरी है, जो जिससे हम दूरी कह दिया, जो हमारी विड्थ है वो उसे हमें रखना चाहिए 3.5 फीट तक। लंबाई कितने भी रखो, आप लंबाई चल सकती है, लेकिन जो दूरी है, जो विड्थ हमें रखनी है 3.5 फीट तक। और एक बात यहां ध्यान में रखो, आप सीडलिंग डालते समय बहुत सारे किसान ऊपर से सीडलिंग डालते हैं हाथ से, वैसे हमें नहीं करना है। जो हमारा वाफा है उसमें आप एक तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो है मिट्टी को निकाल ले, उसमें अपने बीज डाले, उसके ऊपर से मिट्टी डाले और बाद में इरिगेशन दे। इससे क्या होता है कि प्रॉपर जो हमारे सीड है वो मिट्टी के अंदर जाते हैं। अगर कुछ सीड मिट्टी के ऊपर रह गए, वो जर्मिनेट तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो सीड पूरे डेड हो जाते हैं, क्योंकि सन से या कोई भी जो पौधा है अगर मिट्टी के ऊपर रह गया तो वो पूरा क्या पूरा मर जाता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है दोस्तों, प्याज की खेती का रीप्लांटेशन कैसे करें। देखो, मैंने बहुत सारे मुद्दे कवर कर लिए, लेकिन जो 2 रोज है उस रो में आपको अंतर है वो रखना है 10 सेंटीमीटर बाय 10, मतलब 2 रो में हमें अंतर रखना है 10 सेंटीमीटर, और 2 पौधों में भी अंतर रखना है हमें 10 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर आप 15 सेंटीमीटर 2 रो में अंतर रख सकते हो, और 2 प्लांट है वो प्लांट में हम 10 सेंटीमीटर का आप जो है वो दूरी रख सकते हो। मैंने पहले ही बताया है कि प्रति एकड़ कम से कम हमें 2.5 या 3 लाख सीडलिंग प्लांटेशन करने हैं प्रति एकड़। यदि आप प्रति एकड़ पौधों की संख्या कम रखते हो तो आपका उत्पादन कम ही निकलेगा। अगर 3-3.5 लाख के ऊपर भी सीडलिंग रखेंगे तो भी आपका उत्पादन यहाँ कम ही निकलेगा। एक जो मेजरमेंट में बता रहा हूं 3 लाख, ये आप ध्यान में रखिए। कम से कम या ज्यादा से ज्यादा इसके आसपास आप रहेंगे सीडलिंग प्लांटेशन के लिए, तो आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा। आगे का जो हमने पॉइंट रखा है दोस्तों वो है
प्याज का पौधों की बुआई। देखो, अब हम देख रहे हैं कि प्याज की खेती के लिए नए नए प्लांटर आ रहे हैं, नए नए इन्वेंशन प्याज की खेती में हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड है वो भी देखेंगे, और जो नई मेथड है वो भी आज हम देखेंगे। देखो, बुआई, पहला जो पॉइंट हमने रखा है बुआई मशीन से। बहुत सारे किसान डायरेक्टली सीड भी मशीन के यूज करके प्लांटेशन कर देते हैं, या कई किसान ऐसे हैं कि ट्रैक्टर से भी सीडलिंग अपने खेत में डाल देते हैं और उससे भी आप प्याज निकालते हो। यह हमारी पहली मेथड। दूसरी जो मेथड है फ्लैट बेड। देखो, हमने देखा कि बेड का जो विड्थ है 1 से 1.5 फीट या 3 फीट तक आप रख सकते हो, 3 से 4 सेंटीमीटर तक। और जो पौधा है, पौधा का हमने बताया है कि 10 या 10 सेंटीमीटर आप दो पौधों के बीच का अंतर रख सकते हो। आगे आगे की जो मेथड है रिजेज एंड फरोज, जिसे हम हमारे लैंग्वेज में सरी वरंबा कहते हैं। देखो दोस्तों, दो सरियों के बीच का अंतर हमें रखना है 30 सेंटीमीटर और दो पौधों के बीच का अंतर हमें रखना है 10 सेंटीमीटर। अगर आप ऐसे प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी सीडलिंग जो है वो प्रॉपर 2.5 से 3 लाख तक बैठेगी और आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा। कई सारे ऐसे भी किसान मैंने देखे हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करके भी 30 टन प्रति एकड़ उत्पादन लेते हैं। दोस्तों, ये मैं फिर से कह रहा हूं, कई सारे ऐसे किसान मैंने देखे हैं कि वो 30 टन प्रति एकड़ ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करके भी ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो नई मेथड आई है उससे आपका उत्पादन बढ़ता है, ऐसा नहीं है। जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे भी आपका उत्पादन अच्छा निकलता है, लेकिन मैनेजमेंट जो है प्रॉपर रहना चाहिए। आगे का जो है प्याज का, वही उसमें ही जो आपके ये जो पॉइंट है, ये दो हमने देखे कि ये नई जो टेक्निक आ चुकी है। बेड पे प्लानिंग बहुत सारे किसान करते हैं। जो बेड है, बेड प्लान करते समय 3.5 फीट तक बेड का प्लान कर रहे हैं, और 3 या 3.5 फीट तक, 3 या 3.5 फीट तक ऐसा जो बेड का जो प्लानिंग है वो किसान कर रहे हैं। और जो बीच में लेबर बैठ के ऐसे पूरी जो है ऐसा प्लांटेशन करते हैं। एक बेड पर अगर 3 फीट का बेड हो तो एक ही लैटरल डाल रहे हैं, अगर 3 फीट के ऊपर हो तो कई किसान दोनों बाजू में 2 लैटरल डाल रहे हैं। अगर 3.5 फीट या 4 फीट तक जो किसान जा रहे हैं, 3.5 फीट से 4 फीट तक, वो डबल लैटरल डालते हैं। देखो, प्याज की फसल के लिए वाटर मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। अगर आप 3 फीट बेड प्लान कर रहे हो, उसमें एक लैटरल जो है वो भी अच्छा पानी देती है, पर अगर आप पूरे जो बेड का डिस्टेंस है वो 4 फीट तक रखते हो, तब एक लैटरल प्रॉपर इरिगेशन नहीं देती है। इसलिए आपको 2 लैटरल का प्लानिंग करना चाहिए। आगे जो मेथड है, जो नई मल्चिंग के ऊपर प्याज की फसल, ये जो नई टेक्निक आ चुकी है, बहुत सारे किसान ये भी टेक्निक करते हैं। लेकिन देखो, ये जो बेड हम देख रहे हैं, ये बेड की जो दूरी है वो कई किसान 3 फीट से लेकर 6 फीट तक रखते हैं, और जो पौधा है 10 बाय 10 पर प्लांटेशन करते हैं। ये जो होल जो हम देख रहे हैं, ये जो डायरेक्टली आप जहां से पेपर ले रहे हैं वहां से ही आता है। लेकिन ये जो दूरी है दोस्तों, हमें वो सही से रखनी चाहिए। अगर आप मान लो 6 फीट दूरी रखते हो तो हमें लैटरल प्लानिंग करते समय कम से कम 2 लैटरल ऐसे बेड के ऊपर प्लान करने हैं, कम से कम 2 लैटरल। अगर आप जो ड्रिप इरिगेशन है 3 लैटरल भी किया तो भी अच्छा रहेगा। देखो, जब हम बेड पर या मल्चिंग पेपर के ऊपर प्लानिंग करते हो तो हमें जो वाटर मैनेजमेंट है वो बहुत ही प्रॉपर रखना जरूरी है। अगर कम पानी हो गया हो तो मल्चिंग पेपर थोड़ा बहुत सन कर ले सकता है, क्योंकि जो मल्चिंग के आत में जो हम देखते हैं कि जो मॉइस्चर है वो कभी भी कम नहीं होता है। पर अगर आपसे पानी इरिगेशन हो गया हो
तो वहां अलग अलग प्रकार के डिसीज चालू होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें वाटर मैनेजमेंट मल्चिंग पेपर में अच्छे से रखना बहुत ही जरूरी है। आगे क्या जो मुद्दा रखा है वो है सीडलिंग, जो ट्रीटमेंट है, सीडलिंग जो ट्रीटमेंट हम बोलते हैं वो रखा है। देखो, सीडलिंग तो प्रॉपर तैयार हो गए, पर अगर आपके सीडलिंग ही इन्फेक्टेड हो तो आपकी फसल जो है वो अच्छा उत्पादन नहीं देती है। या मान लो अगर सीडलिंग ही इन्फेक्टेड, अल्टरनेरिया से, कोलाटेटिकम से अगर आपके सीडलिंग ही इन्फेक्टेड हुए तो जो आपकी जो खेत में पूरे का पूरा डिसीज तैयार हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, सीडलिंग ही ट्रीटमेंट कर लेने हैं। वहां आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर बैक्टोस डर्मोस 4K 10 ग्राम प्रति, अब यहाँ किलो किया है लेकिन वैसे आपको नहीं करना है, एक 40 या 50 लीटर आपको पानी लेना है, 50 लीटर या 40 लीटर आपको पानी लेना है। यहाँ हमने 10 ग्राम प्रति किलो किया है लेकिन वैसा नहीं करना है, हमें 50 लीटर वाटर पानी लेना है। उसमें आपको यहाँ 10 ग्राम किए हो दोस्तों, ये 10 ग्राम ध्यान में मत रखिए आप। आपको उसमें क्या करना है, 100 ग्राम डॉक्टर बैक्टोस डर्मस और 100 ग्राम डॉक्टर बैक्टोस फ्लोरो 4K दोनों को एक साथ पानी में मिला के लेना है। 50 लीटर पानी के लिए 100 ग्राम। और उसमें आपको जो सीडलिंग की रूट है, सिर्फ उस रूट को ही डीप करना है। प्रॉपर पूरा जो पौधा है वो आपको पूरा पौधा डीप नहीं करना है, जान लो। सिर्फ आपको जो रूट है, जो हम यहाँ देख रहे हैं, रूट का जो रेड, ऐसा जो रेड एरिया है, उसी को ही आपको पानी में डीप करना है। ये बात जान लो। ये हो गई सीडलिंग ट्रीटमेंट। आगे का जो हमारा जो मुद्दा है दोस्तों, वो है प्याज की फसल में उर्वरक प्रबंधन। मतलब कौन सी खाद का आप इस्तेमाल प्याज खेती करते समय कर सकते हो। देखो, किसी भी फसल में अगर आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो तो अपनी मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिशन है वो हमें मालूम होने बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप भी प्लानिंग कर रहे हो तो अपने मिट्टी की जांच करना बहुत ही जरूरी है। ये जो हमने डोज प्लान किया है वो आप हर मिट्टी के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो डोज है हर मिट्टी के हिसाब से, महाराष्ट्र, गुजरात और कई सारे राज्यों के हिसाब से हमने ये जो है डोज प्रॉपर प्लान किया है। उसमें आप देखो, रोपण से पहले जब आप प्लांटेशन कर रहे हो, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो, तो उससे पहले ही हमें ये डोज डालना है। उसमें आपको 10-26-26 50 किलो, पॉलीसल्फेट 25 किलो, और जो मैंने जो पहले जो स्लाइड थी उसमें बताया, सिलिकॉन। आपकी प्याज की फसल को डिसीज फ्री रखना है तो बेसल डोज में सिलिकॉन का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमने यहां रखा है एटोसिल, जो ग्रैन्युअल फॉर्म में आता है। आप अगर फसल खड़ी भी हो तो उसमें भी आप सिलिकॉन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए आप 50 किलो एटोसिल का इस्तेमाल बेसल डोज में करें। और देखो, हमारे मिट्टी में कई हार्मफुल फंगस है, उसको नियंत्रित रखने के लिए हमें यहाँ डॉक्टर बैक्टोस डर्मस गोल्ड ग्रैन्यूल का इस्तेमाल प्रति 4 किलो के हिसाब से करना है। ये जो है हमारा, ये हो गया प्लांटेशन के पहले का प्रॉपर डोज। दूसरा है प्लांटेशन के बाद 10 या 15 दिन में कौन सा डोज इस्तेमाल करें या कौन सी खाद डालें। देखो, 15 या 20 दिन या 10 से 15 दिन में हमारी फसल प्रॉपर ग्रो होनी चालू हो जाती है। इसलिए वह आपको क्या करना है, 14-35-14 50 किलो, 20-20-0-13 जो हमारा आता है सल्फेट बेस, वो 50 किलो। उसमें आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो। आपकी प्याज की फसल का प्रॉपर
रूट है और प्रॉपर रूट ग्रो करने के लिए आपको लेना है 10 किलो पंचम गोल्ड, और आपको उसमें एनपीके जो हमारा गोल्ड ग्रैन्यूल है, जिसमें आप नत्र, स्फुरद और पालाश का प्रॉपर अपटेक होने के लिए 4 किलो उसमें लेना बहुत ही जरूरी है। आगे का है हमारा रोपण के बाद 30 दिन आप 20 या 30 दिन के दौरान डाल सकते हो। या देखो जो हमने पिछली वाली स्लाइड देखी है, आप ये जो सेकंड इरिगेशन है वह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो आगे का जो 30 दिन का डोज है, आप एक इरिगेशन सिस्टम को थोड़ा रुका लो, उसके बाद आप जो चौथी इरिगेशन है, तीसरी में आपको कौन सी भी खाद नहीं डालनी है, चौथी जो इरिगेशन है उसको आपको ये 12, 32, 16 जो आता है और 8, 21, 21 उसका इस्तेमाल करना है। 11, 32 जो 16 है उसका आपको 50 किलो और 8, 21, 21 का 40 किलो आपको इस्तेमाल करना है। वैसे ही देखो हमारे फसल में बहुत सारे हार्मफुल फंगस होते हैं, और मैंने बोला कि जो हमारी मिट्टी है उस मिट्टी में जो कार्बन है दिन ब दिन कम होता जा रहा है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एसिडिक फर्टिलाइजर हो गए या कौन से भी अदर जो फर्टिलाइजर है वो हम यूज कर रहे हैं, तो हमारी मिट्टी का जो प्रॉपर सीएन रेशो है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। इसलिए हमें 30 दिन के बाद जब हमारी फसल को, मैंने कहा कि तीसरा जो इरिगेशन है आपको कौन सा भी खाद नहीं डालना है, तो तीसरा इरिगेशन में आपको क्या डालना है, तो तीसरे इरिगेशन में आप डॉक्टर बैक्टोज बैक्टोकिट 800 ग्राम प्रति एकड़, और उसमें ही आपको कार्बोमाइन 500 से, यह बहुत ही कम हमने, क्योंकि कई किसान है कि किसानों की जो खर्चा है बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बोमाइन अपनी खेत में डालोगे तो आपकी फसल की जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखो ये हमने थर्ड इरिगेशन के लिए एप्लीकेशन रखा है। अब आगे का है दोस्तों एप्लीकेशन जो है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, और थोड़े बहुत बाकी है, लेकिन इसी दिन में हमारा जो है एक 20 या 25 दिन में हमारा एक एप्लीकेशन आ जाता है, वो है खरपतवार। कौन सी भी फसल में अगर खरपतवार ज्यादा हुए तो वो फसल हमें उत्पादन नहीं देती है। या मान लो अगर हम प्याज की फसल में 20 या 25 दिन में अगर प्रॉपर खरपतवार को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो आपकी जो फसल है, मान लो खरपतवार ज्यादा बढ़ गई या खरपत ज्यादा बढ़ गई, तो आपकी फसल का जो उत्पादन है वो हार्वेस्टिंग के नजदीक आते ही बहुत सारा खर्च बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, खरपतवार में आपको लेना है जो गोल जो आता है ऑक्सीफ्लोरोफेन वो 10 मिली, टर्गा सुपर जो है 25 मिली, उसमें ही आपको ऑक्साइड जिंक का इस्तेमाल करना है, उसमें आप कर सकते हैं 10 मिली। अब देखो हमने जो मात्रा रखी है वो रखी है हमने 20 लीटर पानी के लिए। आप 20 लीटर पानी के लिए मात्रा हमने यहां रखी है। अगर और भी हम देख रहे हैं कि जो नए जो खरपतवार नाशक मार्केट में आ रहे हैं उसमें है एक अजा, और अदामा कंपनी का ऐसा ही एक फॉर्मुलेशन है, उसका नाम है डेक्केल, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखें यहां आपको गोल्ड, टर्गा, जिंक या आजा और जिंक ऐसा इस्तेमाल करना है। आप डायरेक्टली प्रॉपर यही ऐसा ही एप्लीकेशन नहीं ले सकते, आपको एक तो आजा लेना पड़ेगा और आजा में जिंक, नहीं तो आप टर्गा सुपर या गोल्ड उसके साथ जिंक, ऐसा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से भी फसल में अगर आप खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पानी का जो पीएच है वो बहुत ही बैलेंस होना चाहिए। देखो अगर पानी का पीएच आपने मान लो कि 7.5 के ऊपर है, मतलब 8 है, 9 है, तो आप खरपतवार नाशक का जब इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। या यहां अगर पीएच बहुत ही ज्यादा हो तो डायरेक्टली आपकी फसल है उस फसल पे भी आपका खरपतवार नाशक का
इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मान लो कि अगर आपकी फसल का जो अपनी जो पानी है, पानी का अगर पीएच 6.5, ये भी अच्छा है, 6 भी अच्छा है, लेकिन 5.5 के नीचे या 3 से नीचे अगर आपका पीएच आ गया तो आपकी पूरी फसल खराब हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं 6.5 से लेके 7.5 तक आपके मिट्टी आपके पानी का आप जो इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके पानी का पीएच यहां रहना जरूरी है। खरपतवार का जो हमने जो यहाँ पूरा जो पॉइंट रखा है वो पूरा क्लियर कर लिया है दोस्तों। आगे है प्याज की फसल में स्प्रे। देखो कौन सी भी फसल में प्रॉपर ग्रो करने के लिए या अगर हम जान ले कि कौन सा रोग अपनी फसल के ऊपर आ चुका है तो वह जो हम स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका खर्चा एक तो नियंत्रित रहेगा। अगर नियंत्रित खर्चा रहेगा तो आपका उत्पादन अच्छा निकलेगा। इसलिए मैं कहता हूं जरूरत के हिसाब से स्प्रे, जहां जरूरत है वही आपको स्प्रे का इस्तेमाल करना है। ऐसे हमने स्प्रे जो है प्रॉपर मैच करके रखे। देखो जरूरत के हिसाब से हमने यहाँ स्प्रे रखे। अगर आप जरूरत के हिसाब से स्प्रे लेंगे तभी आपकी फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा निकलेगा, जो हमारा जो खर्चा है एक नियंत्रित रहेगा। इसलिए हमने पहला जो स्प्रे रखा है दोस्तों वो 20 लीटर पानी की मात्रा के लिए रखा है। उसमें आप जो यूपीएल कंपनी का साफ है वो ले। यूपीएल कंपनी का साफ आपको लेना है 40 से 50 ग्राम तक। उसमें आपको सिजेंटा कंपनी का कराटे ये लेना है 25 मिली। उसमें आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट कॉम्बी आनंद एग्रोकेयर का लेना है 20 ग्राम और उसमें ही आपको सी रूबी ग्रीन 50 मिली ऐसा पहला स्प्रे हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन कब? बहुत सारे किसान हैं जो पहला स्प्रे वो कब डाले, वो कहाँ डाले, कैसा स्प्रे ले, यही ध्यान में नहीं रहता है कभी। तो देखो प्लांटेशन के तुरंत 8 दिन बाद जो हमारी सेकंड इरिगेशन आती है, महाराष्ट्र में उसे अंबवनी कहते हैं, उस सेकंड इरिगेशन से पहले हमें अपने फसल में पहला जो हमने स्प्रे रिकमेंडेशन किया है वो लेना बहुत ही जरूरी है। देखो आगे का जो स्प्रे हमने रखा है वो रखा है 20 से 25 दिन तक। ये भी जो स्प्रे है हमें जरूरत के हिसाब से ही लेना है। दूसरा जो स्प्रे है हमने रखा है उसमें हम ले सकते हैं प्रोपिनेब। कौन सी भी कंपनी का आप प्रोपिनेब लो। यहां हमने बायर कंपनी का रखा है जिसे हम एंट्रोकॉल नाम से जानते हैं। आप में उसका जो दूसरा एप्लीकेशन है दूसरा उसमें लेना है अर्थोसिल। मैंने पहले ही बता दिया है सिलिकॉन का इस्तेमाल आप जितना अच्छा करोगे उतनी आपकी फसल अच्छी रहेगी। इसलिए हमने यहाँ जो सिलिकॉन बताया है ये है अर्थोसिलिक एसिड बेस। आपको 25 मिली 20 लीटर पानी के लिए। वापिस हमारी फसल में इन दोनों स्प्रे के बीच में हमने किसका इस्तेमाल किया है? खरपतवार नाशक है उसका हमने इस्तेमाल किया है। इसलिए खरपतवार का इस्तेमाल करने के बाद हमारे फसल के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। वो स्ट्रेस ना आए और आया हुआ स्ट्रेस कम हो, इसीलिए हमने 20 ग्राम यहाँ वापिस कॉम्बी का इस्तेमाल किया है और वह 50 मिली सी रूबी ग्रीन ये जो हमारा है वो हमने दूसरा स्प्रे रखा है। ये स्प्रे लेते समय हमें जरूरत के हिसाब से लेना है। आगे का जो स्प्रे है दोस्तों वो हमें लेना है 30 दिन के बाद। देखो ये भी 20 लीटर पानी के लिए है। उसमें आपको लेना है मेरियन लेना है 8 मिली, रिजेंट लेना है 40 मिली और क्रॉप टॉनिक हमारी फसल की अच्छी हाइट वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होने के लिए हमें क्रॉप टॉनिक 20 लीटर पानी के लिए 10 मिली लेना है। और आगे का जो हमने स्प्रे रखा है इसका भी इस्तेमाल मैंने जो शेड्यूल दिया है उसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से ही करना है। अगर जरूरत है तभी हमें स्प्रे का इस्तेमाल करना है। देखो आगे है 40 दिन के बाद जो ड्रोनेक्स है जिसमें एजोस्टोक्लास्ट्रोबिन और डाइफेनोकोनाजोल जो कॉम्बिनेशन आता है वो आपको 20 लीटर पानी के लिए 20 मिली,
प्रोक्लेम उसको उसमें आपको लेना है 10 ग्राम और स्केल अप आपको लेना है 20 मिली। अगर आपकी प्याज यहां पीली दिख रही हो, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपकी प्याज यहां पीली दिख रही हो तो आपको इसी स्प्रे में अगर आपकी प्याज पीली दिख रही हो तो इसी स्प्रे में आपको लेना है प्लस मैग्नीशियम। आपको लेना है मैग्नीशियम, लेकिन उसका जो बेस है वो होना चाहिए चिलेटेड। आप सल्फेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको यहां क्या लेना है? चिलेटेड मैग्नीशियम 200 ग्राम। 200 ग्राम फसल को पूरा हरा भरा कर देगा ये स्प्रे। आगे का जो स्प्रे मैनेजमेंट हमने रखा है वो 50 दिन, उसका भी आपको इस्तेमाल करते समय जरूरत के हिसाब से ही करना है। देखो, फसल में पर्पल ब्लॉच हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, कोलाटेटिकम हो गया, कई सारे ऐसे प्याज की खेती में डिसीज आ जाते हैं। अगर उसको टाइमली हमने कंट्रोल नहीं किया तो पूरे खेत में वो बढ़ जाता है। परिणाम उसका जो होता है कि हमारी फसल का जो उत्पादन है वो बहुत कम आता है। इसलिए ये जो देश प्याज की खेती जो किसान कर रहे हो वो हमेशा ध्यान में रखे। हमें रोपण के लिए जब हमारी फसल 50 दिन की हो जाए, मतलब यह हमारी फसल प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ में है, वह आपको लेना है कैब्रा टॉप 50 ग्राम, जंप लेना है 4 ग्राम, स्केलअप वापस लेना है आपको 20 मिली, और डॉक्टर ग्रो फसल की हाइट अच्छी बढ़ाने के लिए डॉक्टर ग्रो 40 मिली आपका इसको यहां इस्तेमाल करना है। और एक यहां स्प्रे में बता दे रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी फसल यहां प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ में है और फसल के ऊपर कोई भी डिसीज आपको दिख रहा हो तो आपको यहां बायर कंपनी का जो है वो एलियट जो फफूंदीनाशक आता है उसका आपको यहां इस्तेमाल करना है। एलियट के साथ आप सी रूबी ग्रीन 50 मिली तक आप इसका इस्तेमाल करें, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जो हमारा अगला जो स्प्रे है वो 60 दिन में, देखो 60 दिन में हमें स्प्रे लेना है टप फाइट 40 ग्राम, रोको 20 ग्राम, अलिका 10 मिली और 25 मिली हमें वापस यहाँ सिलिकॉन का यूज इस्तेमाल करना है। उसमें आप डॉक्टर सिलिसिक एसिड या डॉक्टर अर्थोसिल का 25 मिली इस्तेमाल करें। आगे का जो हमने वापस स्प्रे रखा है, देखो दोस्तों, यह फसल जो है हमारी प्रॉपर वेजिटेटिव ग्रोथ में तो आ चुकी है, लेकिन जो हमारी जो फसल की जो नीचे जो पैच का भाग है वो साइज के ऊपर चालू हो जाना शुरू हो गया है। इसीलिए साइज के लिए हमें यह स्प्रे अच्छा लेना है। उसमें आपको 20 लीटर पानी के लिए 10 ग्राम नेटियो, लेसेंटा 4 ग्राम और साइज फास्ट 20 मिली हमें 70 दिन की हमारी जो फसल है वो हो चुकी है तभी आपको लेना है। आगे का जो स्प्रे है प्रॉपर साइज अच्छी होने के लिए, प्रॉपर शेप अच्छा आने के लिए और जो कलर है हमारे पैच को वो अच्छा आने के लिए हमें आगे वाला जो स्प्रे है वो 80 दिन में लेना है। उसमें आप 22 टन 25 ग्राम, केरोडो 10 ग्राम और डॉक्टर ग्रो 40 मिली, यह हमारा स्प्रे है। आगे जो हमारा है 90 दिन की फसल हो चुकी है, वहां क्या स्प्रे लेना है? वापस हमें केरोडो 10 ग्राम, प्याज की फसल को प्रॉपर जो कलर है वो कलर प्रॉपर आने के लिए आपको बोरॉन का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। वहां आप 10 ग्राम बोरॉन का इस्तेमाल करिए और उसमें जो हमारी प्याज है, प्याज के पूरे न्यूट्रिशन नीचे आने के लिए, प्याज की तरफ आने, जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसके पूरे न्यूट्रिशन प्याज की तरफ आने के लिए हमें यहां लेना है। देखो, कई किसानों की क्या हो जाती है, यहां प्याज की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, ये जो प्याज है, प्याज की जो वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो इतनी स्ट्रांग है कि ज्यादा जल्द वो प्याज की जो वो वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है कि बहुत ज्यादा समय प्याज में लाने के लिए लेती है। यहां हमें मजल का इस्तेमाल करना है 8 मिली प्रति 20 लीटर पानी में। ये थोड़ा ज्यादा हो गया है दोस्तों। यह आपको लेना है 4 मिली
प्रति 20 लीटर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये 8 मिली बहुत ही ज्यादा है, आप ध्यान में मत रखिएगा, ये हमें 4 मिली प्रति एकड़ ऐसी रखना है। देखो कई किसान वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में जो प्याज की फसल है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। मैंने कई ऐसे किसान हैं जिनकी प्याज कमर तक आ चुकी है, इतनी ज्यादा प्याज बढ़ चुकी है, लेकिन नीचे जो प्याज है, जो प्याज का जो हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग के पहले प्याज है, वो बहुत ही छोटा है। देखो यहाँ क्या हो गया, किसान ने यहाँ क्या ध्यान दिया कि फसल बहुत ही ज्यादा वेजिटेटिव स्टेज पे होगी तो हमें कांदा नीचे बहुत ही बड़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। देखो किसी भी फसल की हमें जब ग्रोथ हो, अगर वो रेगुलेट ना हो, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में ना हो, तो हम उसे फाजुल ग्रोथ या जरूरत से भी ज्यादा ग्रोथ कहते हैं। और किसी भी फसल की जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हो गई तो वो फसल हमें कभी भी उत्पादन नहीं देती। इसलिए वेजिटेटिव ग्रोथ में हमें प्याज में क्या ध्यान में रखना है कि प्रॉपर ग्रोथ, ज्यादा से ज्यादा इतनी वेजिटेटिव ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन जो पत्तियां है जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं जो फसल प्याज की जो लीफ है वो रेगुलेट हाइट में होने बहुत ही जरूरी है। आगे का जो हमने जो सेशन रखा है दोस्तों, वो देखो डिसीजेस। कौन सी भी फसल में अगर वेजिटेटिव स्टेज में देखो डिसीज आ गया तो उस फसल में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमें फसल को नियंत्रित रखने के लिए हमें जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं वो बहुत ही अच्छे लेने जरूरी है। लेकिन ये जो डिसीज है, यहां देख रहे हैं हम मर रोग जो प्याज की जो पत्तियां है उसके ऊपर ऐसा आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी पत्तियां जो हम ये देख रहे हैं ये पूरी खराब हो जाती है। ये सीडलिंग के समय बहुत ही ज्यादा आता है। जब हम सीडलिंग नर्सरी प्लान कर रहे हो तो नर्सरी के बीच में ये मर रोग बहुत ही ज्यादा आ जाता है। दूसरा है मुड़कुज। प्याज की फसल में कहीं भी पानी ठहर गया, पानी देने के बाद इरिगेशन के सिस्टम के बाद कहीं भी पानी ठहर गया तो उस पानी जहां पानी ठहरा है तो वहां प्याज को इस तरह के से जो हमारे सीडलिंग है, डंपिंग है, सीडलिंग को आ जाती है। इसीलिए हमें प्याज में पानी जो है ठहरना नहीं चाहिए। जहां भी पानी ठहर चुका है उसको बाहर निकाल देना बहुत ही जरूरी है। आगे के जो डिसीज है वो है अल्टरनेरिया कोलाटेटिकम और स्टेमोफिलियम। देखो ये जो डिसीज है हम इसे पर्पल ब्लॉच कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्याज की फसल में हमें किसानों को देखने को मिलता है। कोलाटेटिकम भी होगा, ये भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है, ये भी फसल में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मैंने जो रिकमेंडेशन किया है, मेरियन हो गया, साप हो गया, कैब्रियोटॉप हो गया, अगर ऐसी फफूंदनाशक का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी फसल में ये डिसीज नहीं आएगा, ध्यान में रखो। अगर आ चुका है, मैंने और एक स्प्रे बताया था, अगर प्रॉपर वेजिटेटिव स्टेज में आपका क्रॉप है तो आपको वहां एलिएट का इस्तेमाल करना ही करना है, ये ध्यान में रखो। आगे का है ट्विस्टर डिसीज। देखो पानी ज्यादा हो गया या फॉग है, फॉग ज्यादा आ गया, या देखो प्लांटेशन हो चुका है और बारिश हो गई तो उसके बाद हमें ये ट्विस्टर डिसीज हमारे प्याज के ऊपर देखने को मिलता है। तो दोस्तों वहां क्या करना है आपको, अगर ऐसा ट्विस्टर डिसीज आपको दिखे तो वहां डाइफेनोकोनाजोल और प्रोपिकोनाजोल जो कॉम्बिनेशन आता है, जो मार्केट में वेस्पा नाम से प्रचलित है, ग्लोइट नाम से प्रचलित है, आपको 200 लीटर पानी में 100 मिली उसमें आपको लेना है वापस जो मैंने बताया डॉक्टर अर्थोसील 250 मिली, और उसके साथ आपको लेना है जो हमारा जहरम, जिसे हम कुमाल नाम से प्रचलित है, सॉरी आप वह कुमाल का इस्तेमाल मत करिए, वह आप M45 कुमान मत डालिए, वहां आप M45 डालिए। ये जो पूरा ट्विस्टर डिसीज है
ये जो पत्तियां है पूरी की पूरी सरल हो जाएगी। आगे का जो है हमारा इंसेक्ट थ्रिप्स, देखो ये जो है ये बहुत सारे पैच की खेती में कब आता है, जब हमारी खेती प्रॉपर वेजिटेटिव स्टेज में हो तब आ जाता है। देखो हमने पहले ही स्प्रे में थ्रिप्स को नियंत्रित रखने के लिए कराटे का यहाँ इस्तेमाल किया। दूसरी स्प्रे में हमें कौन से भी कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया है। तीसरी स्प्रे में हमने यहाँ रिजेंट का इस्तेमाल किया। चौथी स्प्रे में हमें यहाँ प्रोक्लेम का इस्तेमाल किया। पांचवी स्प्रे में पांचवा जो स्प्रे है उसमें हमने जंप का इस्तेमाल किया। छठा जो स्प्रे है उसमें हमने अलीका का इस्तेमाल किया। जो सातवां जो स्प्रे है उसमें हमने लेसेंटा का इस्तेमाल किया। और इसके आगे जो है हमारी पत्तियां बहुत ही हेवी या रफ बन जाती है, इसकी वजह से वहां थ्रिप्स नहीं आता है। लेकिन हर एक स्प्रे में हमने कीटनाशकों का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसी तरह से शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आपको थ्रिप्स जो है इंसेक्ट वो कभी भी आपके फसल के ऊपर ज्यादा नहीं दिखेगा। देखो लास्ट का जो मुद्दा हमने रखा है कटाई या हार्वेस्टिंग। दोस्तों अक्सर देखा जाए तो अगर हल्की मिट्टी हो तो 120 दिन के आसपास या 140 दिन के आसपास हमारी प्याज की फसल है वो हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। लेकिन कई सारे किसान क्या करते हैं, प्याज हार्वेस्टिंग के लिए आ गई तभी भी इरिगेशन का कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी फसल प्याज की फसल के जो पत्ते हैं वो 40% तक सूख चुके हैं तो आगे आपके फसल को हमें इरिगेशन नहीं देना है। ये बात ध्यान में रखो। अगर हमारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए आ चुकी है तो हमें यहाँ क्या करना है कि हमारी फसल का जो पानी है कम से कम 20 दिन पहले हमें नहीं देना है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और कटाई जो हमें करनी है, देखो बहुत सारे किसान प्याज के नजदीक से ही कटाई कर देते हैं, लेकिन जब हम स्टोरेज के लिए वो प्याज रखते हैं तो वहां वो प्याज पानी छोड़ता है। इसलिए हमें कटाई करते समय देखो 1 से 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर दूर से हमें कटाई करनी है। और जो कटाई के बाद हमें हमारा जो प्याज है वो हमें खेत में ही रखना है कम से कम 2 या 3 दिन तक। और उसके ऊपर से जो हमने पत्तियां जो काटी है वो हमें उसके ऊपर से डाल देनी जरूरी है। पत्तियां डालने के बाद हमारी प्याज को जो कलर है वो कलर एक समान आ जाता है। और कलर एक समान आने के बाद जब हम स्टोरेज करते हैं, स्टोरेज में भी हमें कलर अच्छा मिलता है। और अगर कई किसान स्टोरेज नहीं कर रहे हो और डायरेक्टली आप मार्केट में ले जा रहे हो तो हमें पत्तियां ऊपर डालने के बाद जो कलर अच्छा आने की वजह से हमें जो उत्पादन है वो उत्पादन भी ज्यादा आता है। दोस्तों प्याज की फसल में जो हमने देखा कि पूरी प्लांटेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक पूरी जानकारी ली है। मगर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो या कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हो तो आप डॉक्टर क्रॉप गुरु ये ऐप डाउनलोड करें। उसमें आप कौन सी भी फसल की जानकारी देख सकते हो। और जो हमारी ये वेबसाइट है इस वेबसाइट को भी आप भेंट दे सकते हो। दोस्तों हमने लास्ट तक ये जो प्याज हार्वेस्टिंग तक देखा और आपने जो ये जो वीडियो है वो लास्ट तक देखी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखो हमारे चैनल को जिन जिन किसान भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। चलिए धन्यवाद।